A very good afternoon, 5th class. I, Jyoti Rathi, will teach you SST. Okay, students? Today, we will read our 18th chapter. This is how our government functions. Clear, students? So, students, in this chapter, we shall learn about the different levels of the government in India, the central government, the state government, and the judiciary. Is that clear? So, students, look at the pictures. They all represent some important aspect of the government of India. Clear? ये क्या बता रहे हैं? जो important aspect होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, ये वो शो कर रहे हैं. ये क्या है? So students, before going about the chapter, I am putting some question in front of you. Think about it. So, how many states and union territories are there in India? Why do you think has India been divided into different states and union territories? If all Indians belong to different states or union territories, what do you think unites them together as Indians? क्या सोचते हैं आप? हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और हर को प्रॉपर अच्छे से चलाने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लोग सोसाइटी में अच्छे से रह पाएँ. सो नाउ अब हम जानेंगे आवर इंडिया, आवर कंट्री इंडिया. आवर कंट्री इज़ अ ह्यूज वन comprising 28 states and 9 union territories. Our country क्या है जिसमें कि to govern the country effectively, the Constitution of India provides for a government. Each state has its own government to govern it smoothly. It means, you know very well, हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी है, और हर एक स्टेट्स की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है और लिविंग स्टैंडर्ड भी बिल्कुल डिफरेंट है, और उसी के हिसाब से पूरी कंट्री को प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक गवर्नमेंट प्रोवाइड की है कि, और ये भी बताया है कि किस लेवल पर कौन सी गवर्नमेंट होगी और वो क्या वर्क करेगी ताकि हमारी कंट्री पूरे अच्छे से रूल होता रहे. ओके, सो सबसे पहले हम ये जानेंगे, हम गवर्नमेंट के बारे में जानने से पहले कि गवर्नमेंट क्या लेवल क्या है और वो किस तरह से काम करती है, हम उससे पहले जानेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या होती है. सो क्वेश्चन इज़ हियर कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन और अ सिस्टम मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर ऑफ or manages a country or a state. Every government has its own constitution or a set of fundamental principles that it follows to ensure effective governance. It means जो गवर्नमेंट
होती है वो कुछ लोगों का समूह होता है, और वो लोगों का समूह भी कैसे होता है, जो इलेक्ट होकर आते हैं। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट ही हमारी पूरी इंडिया की पॉलिसी को चलाती है और हमारा इंडिया अच्छे से रन कर पाता है। ओके, सो व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री। क्लियर? ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो पूरी कंट्री को चलाते हैं कि हर काम अच्छे से हो पाए, और इनकी एक गवर्नमेंट की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती है, पॉलिसी होती है, जिसके तहत वो काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्या रीड करेंगे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स एट 2 लेवल। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसके 2 लेवल हैं। इन दिस वे इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। सो क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनेगा तो क्या बनेगा कि वाई द इंडियन गवर्नमेंट is known as federal form of government? So answer clear है यहाँ पे, because the government of India works at 2 level, that's why it is called federal form of government. Okay, and what is the meaning of federal form of government? It means the central government looks after the functioning of the entire country, and the state government looks after the running of the different states. You know students, ये बिल्कुल साफ से जाहिर से है कि इंडिया हैज़ अ 2 टाइप ऑफ लेवल, और वो 2 टाइप्स के लेवल्स कौन कौन से हैं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ओके, इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स एट 2 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एंड सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल. And at a central level the government is also known as central government, and at a state level the government is also known as state government. Clear? और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है? पूरी कंट्री के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको लुक आफ्टर, उनको देख रेख में रखती है, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट में होने वाले जितने भी वर्क है उनकी देख रेख रखती है। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस वन इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट. इसको हम सेकंड नाम से भी जान सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक दूसरा नाम भी है यूनियन गवर्नमेंट. इसको नेशनल गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ the 2 names. First one is union government and the second one is national government. Clear this one? The main responsibility of the central government is to make the laws for the entire country and also see to it that the laws are being properly implemented. It means सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले भी करती है यहाँ पर. वो क्या करती है कि जितने भी देश के कानून होते हैं उनको बनवाने में बहुत मेन रोल प्ले करती है, और उसके बाद जब वो कानून बन जाते हैं तो वो ये भी देखती है कि वो पूरी कंट्री में वो कानून है, वो जो लॉ है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं, उनको लागू किया गया है या नहीं किया गया है. वो सारी चीज़ों के लुक आफ्टर, उनकी देख रेख हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. और वो सेंट्रल लेवल पर इट मीन्स पूरे ऑल ओवर कंट्री में, उसमें सभी स्टेट्स भी ऐड रहते हैं. ओके, एंड द पार्लियामेंट लोकेटेड इन द नेशनल कैपिटल, यू नो वेरी वेल आवर नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. और वहीं पर हमारी पार्लियामेंट है, हाउस पार्लियामेंट. वेयर? This is the house of parliament. This is the parliament. Clear students? Parliament. और ये कहाँ है? न्यू दिल्ली. Clear? Now parliament has 2 houses. 2 house है parliament के. First one is the Lok Sabha and second one is Rajya Sabha.
Clear, students? Now we will read about the Lok Sabha. The lower body of parliament. ओके, लोक सभा क्या है? पार्लियामेंट की लोअर बॉडी है. The people of the country directly elect the members through the votes during the election process. जब भी इलेक्शन होते हैं तो इसमें जो डायरेक्ट पीपल लोगों को वोट देते हैं और वहाँ से मेंबर चुने जाते हैं. The members are elected for a period of 5 years. और जो उनके चुनने का समय होता है, एक तो वो 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और वो 5 साल तक ही रहते हैं और उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं इलेक्शन के प्रोसीजर. क्लियर? द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल. और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी जाना जाता है. और द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस आर मैनेज्ड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस. और जितनी भी हाउस में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं और जितनी भी पॉलिसीज चलती है और वहाँ पर जो स्पीच चलते हैं उनके जो को मैनेज कौन करता है? स्पीकर. ओके. The Constitution of India provides that the minimum age for becoming a candidate for Lok Sabha shall be 25 years. और हमारे Constitution of India ने क्या बताया है, क्या प्रोवाइड किया है कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 या उससे ऊपर की एज होनी चाहिए, तभी वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है. क्लियर? नाउ अब लोकसभा वी विल गेट टू नो अबाउट द लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस. हम इसके बारे में जानेंगे कि लोकसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है. और सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ 552 मेंबर्स. जितने भी लोकसभा में मेंबर होते हैं उनमें उनकी टोटल स्ट्रेंथ है 552. और उसमें से जो 530 मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया. यू नो वेरी वेल देयर इज 28 स्टेट इन अवर इंडिया. और उन 28 स्टेट्स में से 530 मेंबर्स चुनकर आते हैं. क्लियर? और बचे हुए जो है 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज. और हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ से 20 मेंबर्स चुनकर आते हैं. और उसके बाद बचे हुए कितने मेंबर्स रहेगा अभी यहाँ पे? 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और ये 2 एंग्लो इंडियन होते हैं. इट मीन्स ये NRI होते हैं, यानी कि ये वो होते हैं जो कि बाहर की कंट्री में रह रहे होते हैं लेकिन उनका संबंध इंडिया से होता है और उनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. ओके. सो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा. क्लियर? यू विल ऑल्सो नोट डाउन in your notebook. Now this one is the second house of the parliament and this is Rajya Sabha. It is the upper house of the parliament. ये upper house में आएगा और लोक सभा lower house में. Clear this one, students? Its members are not directly elected by the people. Clear? The members of the state legislative assemblies elect the members of the Rajya Sabha for a period of 6 years. Just यहाँ पर जो बात दी गई है आप इसको बहुत अच्छे से देखें. ये लोकसभा में क्या था कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे पीपल, मतलब डायरेक्ट वो चुनकर आते थे. बट राज्यसभा में इट्स मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. क्लियर दिस वन? और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? 6 ईयर. क्लियर? इट इज़ कॉल्ड
काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाएगा। एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्लियर? और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर दैट हम जानेंगे द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। सो राज्यसभा, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 250, ओके, 250 मेंबर्स, और उसमें से जो 238 मेंबर्स हैं आर इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, और जो 1/3 मेंबर हैं इनके अलावा वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते चले जाते हैं। क्लियर? नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, it is the upper house of the parliament. Its members are not directly elected by the people. The member of state legislative assemblies elect the members of the Rajya Sabha for a period of 6 years. Clear? And it is called Council of India. The Vice President of India is the chairman of the Rajya Sabha. Okay? And the Rajya Sabha members, how many? 250 members, and 238 members are elected. 12 members are nominated. Sorry, 12 nominated by the president, and 1/3 of the members are retired after every 2 years. Clear? Now after that we will get to know about the president. The President of India is the head of our country. Okay? ये हमारी कंट्री के हेड होते हैं। The President is jointly elected by the members of Lok Sabha, Rajya Sabha and the state legislative assemblies for a period of 5 years. और एक बात ध्यान से समझें, जो भी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो सभी मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ओके? यहाँ पर भी इलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो अपना वोट डालते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वही प्रेसिडेंट बनता है, और उसका टाइम पीरियड क्या है? 5 years. Clear? Now after that we will get to know about the formation of the government. So as you know students, as we all know, India is a democratic country. क्यों है डेमोक्रेटिक? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस होता है और उसमें हम लोग वोट डालते हैं और अपने जिसको हम पसंद करते हैं उसको हम वोट देते हैं। Clear this one? That's why India is a democratic country. India has a number of political parties which are represented by different candidates for elections. आप जानते हो कि हमारे इंडिया में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनेलो और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं जो अपने एक एक लीडर को क्या करती हैं, जो उनका एक मेन लीडर होता है उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं। एंड दीज इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ एवरी 5 years, और हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। जनरली द पार्टी विच अटेन्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट्स इन द इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इसका मतलब है जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वहीं गवर्नमेंट बनाने का दावेदार होता है। क्लियर? It sometimes happens that none of the parties get a clear majority of votes. Sometimes क्या होता है कि जो किसी भी पार्टी को अच्छे से मेजॉरिटी में वोट नहीं मिल पाती है, मतलब प्रॉपर वो वोट नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, और मैनी वोट सच एज इट कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो वो क्या करते हैं इस हालात में, वो
many parties come together and form the government. ओके, सो बहुत सी पार्टी क्या आती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, मिलजुल कर क्या करती हैं, मिलजुल कर सरकार बनाती है. ओके, सच ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ coalition गवर्नमेंट. और जब ऐसी तरह की गवर्नमेंट बनती है तो दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड coalition गवर्नमेंट. क्लियर दिस वन. द विनिंग पार्टी देन इलेक्ट्स इट्स लीडर. और जो विनिंग पार्टी होती है, इट्स लीडर विच द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और जो विनिंग पार्टी होती है उनके जो लीडर होते हैं वो उनको फिर हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर उनको अपॉइंट करते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन. द विनिंग पार्टी देन elects its leader which the president of India appoints as the prime minister. Okay, and he then forms the union cabinet that consists of the council of ministers. Clear this one. Now these ministers of the union cabinet can be members of either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Is it clear? Now after that we will get to know about the state government. हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे. अब हम नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं. अब उसके बाद बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट. अब ये स्टेट गवर्नमेंट क्या है? द सीट ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, इट मीन्स the members of the legislative assembly, MLA. Okay, this is the short form. MLA are elected by the people of the state. स्टेट में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो अपने MLA को चुनते हैं. द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और जिस तरह से पूरी की कंट्री के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की. तो यहाँ के जो स्टेट लेवल पे जो हेड होते हैं वो कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर. क्लियर. द चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु हेल्प इन रनिंग द गवर्नमेंट. अब इसमें भी वही बात आएगी कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी चुनते हैं जो कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने में. जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं अपनी क्या? यूनियन कैबिनेट को. क्लियर. और ईच स्टेट ऑल्सो हैज़ अ गवर्नर. और इनका एक गवर्नर भी होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और जिनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट. क्लियर. एंड ईच सिटी, टाउन्स और विलेज विल ऑल्सो हैव इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट. और हर एक शहर की, हर एक गांव की, हर टाउन की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जिसको लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. क्लियर स्टूडेंट्स. अब इसके बाद बारी आती है द जुडिशरी की. ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा है कि गवर्नमेंट के यहाँ पे 3 फंक्शंस हमने पढ़े हैं. फर्स्ट वन इज़ क्या पढ़ा हमने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. और अब बारी आती है जुडिशरी की. अब जुडिशरी क्या है? जुडिशरी सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट एडमिनिस्टर्स जस्टिस इन द नेम ऑफ द सवरीजन और स्टेट. और ये एक कोर्ट का सिस्टम होता है जो कि interprets the law. So it has also 3 levels. First one is the Supreme Court, second one is the High Court, and third one is District Court. So students, you know very well the highest judicial body in our country is the Supreme Court. Clear? And where? In New Delhi. There are many judges in the Supreme Court.
the highest being the Chief Justice of India. और सुप्रीम कोर्ट के जो हाई पोस्ट पर होंगे दैट इज़ ऑल्सो नोन एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्लियर. द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट. और हाई कोर्ट हर एक अपनी स्टेट का कोर्ट होता है. और उसके बाद बारी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है. आप जानते हैं हमारे हरियाणा में भी 22 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी कोर्ट होती है. क्लियर. इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर एक जहाँ पर किसी का केस चल रहा है और उसके जजमेंट से वो खुश नहीं है, तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, कैन अपील टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में वो दोबारा से जा सकता है. इफ़ नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के भी फैसले से वो खुश नहीं है, तो देन पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट में भी वो जा सकता है. द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनल डिसीजन. और जो सुप्रीम कोर्ट आखिर में जजमेंट देगा, जो डिसीजन लेगा, उसको ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा. क्लियर दिस वन. सो सब नीचे कौन सा आता है लेवल कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. उसके बाद हम ऊपर जा सकते हैं हाई कोर्ट में, फिर बिल्कुल ऊपर है सुप्रीम कोर्ट. ओके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री. क्लियर. और उनके जो हाईएस्ट बीइंग इज़ ऑल्सो, बहुत से जज होते हैं उनके, और जो उनके हाईएस्ट बीइंग इज़ ऑल्सो नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Clear students? Now again we will revise this chapter, what we learnt. For the smooth running of the country, the government has been divided and works at various levels. Okay, the central government looks after the functioning of the entire country. Clear students? The central government, okay, जो हमारी central government होगी, looks after the function of the entire country. The state government looks after the running of the different states. Okay, the local government looks after the running of the local areas. Clear students? The main responsibility of the central government is to make the laws for the entire nations and also see to it that the laws are being properly implemented. The state government looks after the proper function of the state, and the prime minister and the chief minister with their council of ministers form the government at the central and state level respectively. And the Supreme Court is the highest judiciary body in our country. Clear students? It makes sure every citizen has received justice. So students, now this chapter is over. You will watch this video attentively and read the chapter carefully. Clear? And after that, in next video we will do the exercise and question answer of this chapter. So thank you. Have a nice day.